हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आज जो टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो फर्स्ट चरण है, प्रथम चरण, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण जो 1930 तक ही चला। 1930 में हुआ था प्रथम चरण। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। नेहरू रिपोर्ट का अर्थ हुआ मोतीलाल नेहरू ने जो अगस्त 1928 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसको जो है उस रिपोर्ट के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि नेहरू रिपोर्ट में था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए। भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए और इसके खिलाफ जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1928 में इलाहाबाद में, कलकत्ता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, तो डोमिनियन स्टेटस के डिमांड पर जो नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ था उसको जो है कांग्रेस के दो युवा नेता जो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे। अब उन लोगों का लक्ष्य था कि नहीं, अब भारत को पूर्ण स्वाधीनता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। गांधी जी ने किसी तरह बीच बचाव किया और अंतिम में यह समझौता कराया कि ठीक है, अगर ब्रिटिश सरकार एक वर्ष के अंदर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देता है तो कांग्रेस का लक्ष्य जो है वह पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज्य का होगा। अर्थात गांधी जी के बीच बचाव के कारण जो है कांग्रेस के जो कुछ नेता एक वर्ष के लिए ठहर गए और फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ और ये लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे हुआ। रावी नदी के किनारे हुआ। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का पहला जो है झंडा फहराया गया था। स्वाधीनता का पहला झंडा फहराया गया था और ये लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया या पूर्ण स्वतंत्रता स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया गया। इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वह जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। अब जो है लाहौर अधिवेशन में साफ साफ कह दिया गया कि 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जो नेहरू रिपोर्ट की सारी बातें, जो डोमिनियन स्टेटस का जो स्टेटस है वह अब नहीं चलेगा। अब कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम पर समझौता नहीं करेगा। ये 31 दिसंबर 1929 में स्वाधीनता का पहला झंडा फहराया गया। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कांग्रेस में यह पहली बार, या इस बार तो प्रस्ताव पारित हुआ था, मतलब कांग्रेस में एक आधिकारिक रूप से फर्स्ट बार ऑफिशियली प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन कांग्रेस में सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाले 1921 में ही मांग किया गया था अहमदाबाद अधिवेशन में। अहमदाबाद अधिवेशन में जिसके अध्यक्षता किए थे CR दास, उस समय जेल में थे, तो हकीम अजमल खान कार्यकारी बने थे, इसके कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे। तो उसमें थे एक मौलाना हसरत मोहानी। देखिए, वर्ष 1921 का जो कांग्रेस अधिवेशन था बहुत मायनों में अभूतपूर्व था। 1921 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें पहली बार जो है, अहमदाबाद का अधिवेशन हुआ 1921 में, उसमें पहली बार जो है एक अध्यक्ष जेल में था। उसका कांग्रेस का जो अध्यक्ष था उस साल का CR दास, जेल में थे और फिर उनके बदले में एक कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान को बनाया गया था, पहली बार। दूसरी बात कि इसमें स्वतंत्र विदेश नीति का प्रस्ताव पारित अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ था।
कांग्रेस ने अपने मन से पहली बार स्वतंत्र विदेश नीति का जो है स्वतंत्र विदेश नीति के एजेंडे को अपनाया, लक्ष्य को अपनाया। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मौलाना हसरत मोहानी ने कहा कि अब स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और संपूर्ण स्वराज के रूप में जो है इसको संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। अब कांग्रेस का लक्ष्य जो है संपूर्ण स्वराज होना चाहिए। बात को समझिएगा, 1921 में हसरत मोहानी ने साफ साफ कहा कि अब स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वराज होना चाहिए और पूर्ण स्वाधीनता होना चाहिए और यह कांग्रेस का लक्ष्य भी होना चाहिए। मतलब 1921 में जो है कांग्रेस के मन से पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज की मांग उठ चुकी थी और उठाने वाले व्यक्ति थे मौलाना हसरत मोहानी, जो पहली बार कहते कि अब जो है स्वराज को किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए और यह कांग्रेस का लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य को 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण प्रस्ताव से पारित किया गया। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। 31 दिसंबर 1929 को जो है कांग्रेस ने पहली बार जो है स्वतंत्रता का झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है पारित किया गया। इसी समय जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक बैठक हुआ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक हुआ 2 जनवरी 1930 को और यह प्रस्ताव पारित हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को जो है पहला जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी का डेट फिक्स किया गया और रात को 12 बजे जो है स्वतंत्रता का वृक्ष जो है स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का पहला झंडा कब फहराया गया। तो लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। लाहौर में रावी नदी के किनारे ये सब हुआ। अब इसमें लाहौर अधिवेशन में साफ साफ कह दिया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। आपको याद होगा मैंने साइमन कमीशन पढ़ाया था और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन में यह साफ साफ कह दिया गया कि गोलमेज सम्मेलन से अब कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात साफ साफ कह दिया गया कि मोतीलाल नेहरू का जो रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, वह भी अब मान्य नहीं है। साफ साफ बात। अब स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है। अब लाहौर अधिवेशन में साफ साफ कहा गया कि स्वराज का अर्थ जो है पूर्ण स्वाधीनता है, उससे कम पर जो है अब समझौता नहीं किया जा सकता है। और गांधी को स्वाधीनता आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया गया। गांधी से कहा गया कि अब आप जो है बाबा स्वाधीनता आंदोलन का अंतिम संघर्ष जो है शुरू कर दीजिए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साफ साफ यह भी कह दिया यहां पर कि उचित प्रतिबंधों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जा सकता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। पूर्ण स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता। साफ साफ कहा गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई फायदा नहीं है। नेहरू रिपोर्ट को अब नहीं माना जाएगा। नेहरू रिपोर्ट में जो भी बातें कही गई हैं उसको अब नहीं माना जाएगा। गांधी जी से कहा गया कि आप स्वतंत्रता आंदोलन का संघर्ष शुरू कीजिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जब चाहेगी जो है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित प्रतिबंधों के साथ शुरू कर सकती है। तो यह जो है लाहौर अधिवेशन का कुछ इंपॉर्टेंट बात है। और 31 दिसंबर 1929 को जो है स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराया गया और 26 जनवरी 1930 को जो है रावी नदी के किनारे लाहौर में जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया। यही कारण है कि जब देश स्वतंत्र हुआ और हम लोगों ने संविधान को अपनाया तो संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को जो अपनाया गया है वो 26 जनवरी के पीछे वही कारण है, क्योंकि लाहौर में पहली बार 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसके पीछे यही बात है कि इसलिए 26 जनवरी का डेट रखा गया। संविधान हमारा बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था,
लेकिन फिर भी जो है संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी तक का वेट किया और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो ये सब तो खैर पॉलिटी में की बात है। अब हम लोग आते हैं इसी समय गांधी जी जो है, क्योंकि गांधी जी को ही कहा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत का स्वाधीनता आंदोलन शुरू करना है आपके नेतृत्व में। तो गांधी जी ने अपने जो पत्रिका है यंग इंडिया में एक लेख लिखा, और यंग इंडिया में एक लेख लिखा, और उस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम था इरविन। क्या नाम था? इरविन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इनसे कहा कि अपने यंग इंडिया पत्रिका में कि 11 सूत्रीय मांग रखा, 11 सूत्रीय मांग रखा, और कहा कि अगर आप ब्रिटिश सरकार से, इरविन से और रैमजे मैकडोनाल्ड से जो वायसराय थे और प्रधानमंत्री थे, कि अगर आप 11 सूत्रीय मांग नहीं मानिएगा तो हम लोग जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। अब 11 सूत्रीय मांग में क्या क्या था उसको देख लिया जाए। तो गांधी जी ने सबसे पहला मांग रखा 11 सूत्रीय मांग का कि रुपया के विनिमय दर को कम कर दिया जाए और इसको 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर कर दिया जाए। रुपया के विनिमय दर को कम करके 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिया जाए। दूसरा है कि भू लगान जो है काफी आप ले रहे हैं उसको 50% कम कर दिया जाए। सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती कर दी जाए। सेना के व्यय में 50% की कटौती कर दी जाए। ये सब जो है इन्होंने डिमांड किया। विदेशी कपड़ा के आयात को हतोत्साहित किया जाए, विदेशी कपड़ा के आयात को हतोत्साहित किया जाए। भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए और लाइसेंस दिया जाए, और उसमें भारतीयों में जो है आत्मगौरव की भावना बढ़ेगी। तटीय भाड़ा विधेयक पारित किया जाए, तटीय भाड़ा विधेयक पारित किया जाए, तटीय भाड़ा विधेयक जो है पारित किया जाए। उसके बाद सीआईडी को समाप्त कर दिया जाए। साफ साफ करना था गांधी जी का कि सीआईडी को समाप्त कर दिया जाए। अगर सीआईडी समाप्त नहीं कर रहा है तो इसको जो है सार्वजनिक नियंत्रण में लाया जाए। ये नहीं कि सरकार के नियंत्रण में रहे, सार्वजनिक नियंत्रण में रहे सीआईडी। ये गांधी जी ने इसका डिमांड किया। उसके बाद यह हो गया आपको 8वां। 9वां में गांधी जी ने कहा कि जो नमक है उस पर कर आप बहुत ज्यादा लेते हैं और उस पर जो है बिक्री का भी एक अधिकार है, इसको समाप्त कर दिया जाए। नमक कर को कम किया जाए और बिक्री का जो एक अधिकार रखे हुए हैं अपने पास उसको जो है सामान्य कर दिया जाए। सभी लोग नमक बेच सकते हैं। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसकी बिक्री पर नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। और 11वां जो मांग था कि वैसे राजनीतिक कैदी जो हिंसा नहीं किए हैं उनको छोड़ दिया जाए। यह 11 डिमांड उन्होंने किया। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसमें कभी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कुछ भी नहीं चर्चा गांधी जी ने किया। और गांधी जी ने डेट दिया 31 जनवरी 1930 तक सरकार को यह बात मानना होगा। डेट दे दिया, अल्टीमेटम, ये डेट तक नहीं मानिएगा तो फिर जो है हम आगे का कार्रवाई करेंगे। यह गांधी जी, यह एक जो रणनीति सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू करने की बात थी उसमें 11 सूत्रीय मांग में नहीं था। नेचुरल बात है कि ब्रिटिश सरकार ने, इरविन ने भी ध्यान नहीं दिया जो भारत के वायसराय थे, और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रैमजे मैकडोनाल्ड ने ध्यान नहीं दिया। तो नेचुरल बात है कि गांधी जी अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के मतलब बताओ अब कोई मुद्दा नहीं रह गया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं किया जा सकता है। फरवरी 1930 में एक बैठक हुई साबरमती में। साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद में, मैंने बताया ही था। फरवरी 1930 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक बैठक हुआ साबरमती में, और गांधी जी से कहा गया कि अब जो है आप अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दीजिए। अब मुद्दा यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस चीज से शुरू किया जाए, कौन से मैटर से शुरू किया जाए। तो अंतिम में हुआ कि नमक कानून का उल्लंघन किया जाए, क्योंकि यह रोजमर्रा की वस्तु थी, हर लोगों के लिए
उपयोगी था। अमीर गरीब, धर्म, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सभी के लिए समान रूप से उपयोगी था। जाति के लिए भी कोई मतलब सभी आदमी को नमक की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर जो है टैक्स ज्यादा लेते थे, कर ज्यादा लेते थे और इस पर बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। तो जो है नमक कानून को तोड़ना जो है इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य था। और विदेशी कपड़ों को हतोत्साहित करना, ये सब जो है कार्यक्रम में थे। और भी इसमें कार्यक्रम रखा गया, विदेशी वस्तुओं की बिक्री को बंद करना। लेकिन मुद्दा था नमक कानून का विरोध करना। नमक कानून का जो है रणनीतिक महत्व था, यह इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यह सभी लोगों के लिए समान उपयोगी चीज था। एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू हुआ, तो आप साबरमती आंसर मत दीजिएगा, आप दांडी दीजिएगा। क्योंकि नमक कानून को तोड़ा कहां से गया, तो दांडी से तोड़ा गया। अक्सर लोग परीक्षा में गलती क्या कर देते हैं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से शुरू नहीं किया। दांडी पहुंचे, नमक कानून तोड़े, तो वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। उसके पहले तो गांधी जी पैदल यात्रा कर रहे थे। उसके पहले गांधी जी पैदल, ये साबरमती से दांडी गए, वो पैदल यात्रा था। और दांडी में पहुंच के नमक कानून तोड़े, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से शुरू होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्योंकि अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। अब है दांडी मार्च। दांडी मार्च शुरू हुआ था साबरमती से। गांधी जी चले थे और दांडी पहुंचे। साबरमती तो अहमदाबाद में है, आपको पता ही होगा। और दांडी जो है अहमदाबाद गुजरात में, और दांडी भी गुजरात में ही है, नवसारी जिला में है। नवसारी जिला में है, दोनों गुजरात में ही है। लगभग मान सकते हैं कि 240 मील ये दूर है और 375 किलोमीटर यह है। कभी किसी किसी किताब में 388 भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा रफ में याद रखिएगा, 240 मील, 375 किलोमीटर, 388 किलोमीटर भी किसी किसी किताब में मिलता है। तो यहां पर थोड़ा सा उसको ध्यान नहीं देना है। गांधी जी 24 दिन तक लगातार पैदल चलते रहे, 24 दिन तक चले थे और खुद चले थे और प्लस 78 अनुयायी के साथ चले थे। गांधी जी खुद थे और गांधी जी के अनुयायी की संख्या कितनी, फॉलोअर्स की संख्या 78। देखिए, लेकिन प्रमाणिक रूप से एक चीज याद रखिएगा, 78 तो सारे किताब में लिखा हुआ है और आप 78 ही मानिएगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि जो विश्वस्त स्रोत है वह है गांधी जी और उनके 80 अनुयायी। कुल मिला के 81 आदमी जो है दांडी यात्रा किए थे। साबरमती में से लेकर दांडी तक गए थे गांधी जी के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा लोग थे गुजरात के। सबसे ज्यादा कहाँ के थे, गुजरात के। 31 लोग गुजरात के थे। मतलब अगर 78 फॉलोअर्स ही मानते हैं तो उसमें भी 31 गांधी गुजरात के ही थे। अगर आप 80 भी मानते हैं तो 31 गुजरात के ही थे, अगर ये मानने पर है। लेकिन जो है रियलिटी यही है कि 78 अनुयायी नहीं थे, 80 थे। खैर को या आप परीक्षा में सुविधा के अनुसार देखिएगा, 78 ही दे रहा है तो 78 ही मारिएगा, टिक लगाइएगा। लेकिन रियल हम आपको बता दिए 80 है और ये प्रमाणिक है। लेकिन परीक्षा में पूछा जाए तो क्या कीजिएगा, 78 है तो 78 ही लगाइएगा, 80 मत लगाइएगा। उसके बाद गांधी जी चले थे 24 मार्च को साबरमती से। 24 मार्च 1930 को चले थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। बिहार से भी थे, एक गिरिवर लाल चौधरी थे। बिहार से कौन थे, गिरिवरधारी चौधरी। बिहार से थे गिरिवरधारी चौधरी। बिहार से भी नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए एक व्यक्ति गए थे गांधी जी के मतलब पीछे पीछे। उनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। गांधी जी चले और गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए। 5 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी दांडी पहुंचे
तो वहां उन्होंने सभी पत्रकारों को बुलाया, देसी विदेशी सभी पत्रकारों को बुलाया और सब पत्रकारों को बुला के कहा कि मैं शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में विश्व से सहानुभूति चाहता हूं। 5 अप्रैल 24 अप्रैल को मार्च को चले गांधी जी, अब 5 अप्रैल को दांडी पहुंच गए थे। ठीक, तो दांडी पहुंच के गांधी जी सबसे पहले नमक नहीं तोड़े, नमक कानून नहीं तोड़े, पहले पत्रकारों को बुलाए दांडी में और बोले कि मैं शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में मैं शक्ति के विरुद्ध इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह गांधी जी ने वहां पर दांडी पहुंचकर 5 अप्रैल 1930 को देसी विदेशी पत्रकारों के सामने यह बात बोला। छह मई को गांधी जी जो है 6 मार्च को गांधी जी 6 जो है अप्रैल होगा ना, सॉरी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक हाथ में लिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, गांधी जी ने नमक समुद्र से नहीं बनाया था। इस बात को बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि गांधी जी दांडी में गुजरात तट पर पहुंचे समुद्र के में और फिर नमक को जो है पानी को जो है गर्म किए, समुद्र के पानी को फिर नमक बनाया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। नमक विदेशी नियंत्रण में था, विदेशी कानून को तोड़ने की बात थी और गांधी जी ने उसको सार्वजनिक रूप से अपने हाथ में लिया कि मैं आपके कानून को तोड़ता हूं। यह प्रतीकात्मक अंग्रेजों को थ्रेटनिंग था। गांधी जी वहां बैठ के नमक नहीं बनाए कि बैठ के वहां पर समुद्र से पानी को गर्म किए फिर नमक बनाया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर यह ब्रिटिश सरकार को बताया कि देखो नमक तुम ही हाथ में रख के नहीं बेच सकते हो, मैं भी रख सकता हूं। एक तरह से ब्रिटिश सरकार को प्रतीकात्मक उनका कानून का उल्लंघन था, सविनय अवज्ञा था। इस चीज को समझिएगा। नहीं ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे मतलब गांधी जी बैठे और नमक वहां पर बनाए थे। एक थे अंग्रेजी पत्रकार थे, उनका नाम था ब्रेल्सफोर्ड, उनका नाम था ब्रेल्सफोर्ड। हाँ, अंग्रेजी पत्रकार थे। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा कि ये जो व्यक्ति है ये समुद्र के किनारे पहुंच गए और नमक कानून तोड़ दिए, सब बात सही है। क्या समुद्र के एक केतली पानी के उबालने से, ब्रेल्सफोर्ड का कहना था, ये क्या समुद्र के एक केतली पानी उबालने से ब्रिटिश सम्राट का महल डगमगा जाएगा? तो उसी पर स्टेट्समैन नामक एक पत्रिका समाचार पत्र ने कहा, लिखा, ब्रेल्सफोर्ड को जवाब दिया कि गांधी जी समुद्र का पानी तब तक उबालेंगे जब तक ब्रिटिश सरकार गांधी जी और कांग्रेस की सारी मांगों को नहीं मान लेते हैं। गांधी जी बहुत जिद्दी व्यक्ति हैं, गांधी जी इतना से जल्दी नहीं सुनते हैं किसी का बात, पूरा समुद्र का पानी उबाल देंगे। आप एक समुद्र का एक केतली की बात कर रहे हैं। ब्रेल्सफोर्ड को उन्होंने जवाब दिया स्टेट्समैन नामक पत्रिका ने। यह चीज काफी स्थिति यहां पर दांडी में पहुंचे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया 4 मई 1930 को, तो गांधी जी को गिरफ्तार करके भेज दिया गया यरवदा जेल। यरवदा जेल कहाँ है? पूना में। तो फिर अब नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कौन करेगा? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए फिर आए अब्बासी तैयब जी। अब्बासी तैयब जी आए। अब्बासी तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया गांधी जी के बाद। तो फिर सरोजिनी नायडू आई। फिर कौन आई? सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार आ गई। तो ये लोग जो है गांधी रथ चलाए। उसके बाद राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह दांडी में जाइएगा तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह आश्रम बनाया गया है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह आश्रम बनाया है, संस्कृति मंत्रालय ने बनाया है इसको, भारत सरकार का
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का। जहाँ दांडी में गांधी जी ने नमक हाथ में लिया था और ब्रिटिश कानून के एक अधिकार को तोड़ा था, उसको उस जगह को राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह आश्रम संस्कृति मंत्रालय ने भारत सरकार का वहां पर बनाया है। तो यह सब जो है चीजें हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसी समय नमक का एक गोदाम था धरसाना में। हाँ, गांधी जी को जो है गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? पुणे के यरवदा जेल में। पुणे के यरवदा जेल को गांधी जी मंदिर कहा करते थे, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूजन होकर साबरमती आश्रम देते हैं, लेकिन उसका जवाब है पुणे के यरवदा जेल को गांधी जी मंदिर कहा करते थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को नेपोलियन के पेरिस से एल्बा की यात्रा कहा और मुसोलिनी के जो है रोम मार्च से इसका तुलना किया था। यह गांधी जी ने किया था। उसके बाद आइए, एक धरसाना एक जगह है गुजरात में, धरसाना में 21 मई 4 मई को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। 21 मई 1930 को जो है नमक गोदाम पर 2000 सत्याग्रही जाके हमला कर देते हैं। सत्याग्रही हमला कर देते हैं। नेतृत्व करती है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के साथ है सर अली इमाम है, और मनीलाल है। गांधी जी के जो बेटा है मनीलाल, वो है। 3 आदमी जो है धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उसमें कौन कौन थे? तो सरोजिनी नायडू, सर अली इमाम और मनीलाल। धरसाना में एक नमक का गोदाम था, इस पर जो है इन लोगों ने हमला कर दिया। 21 मई की बात है। और इस पूरे घटना का यहां पर ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही क्रूर व्यवहार किया इन लोगों के साथ। धरसाना में नमक सत्याग्रहियों के साथ ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही गलत व्यवहार किया, क्रूर व्यवहार किया। एक अमेरिकी पत्रकार थे, न्यू फ्रीमैन समाचार पत्र के संपादक थे, अमेरिकी थे। ये जो है पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने संपादक के रूप में कवरेज किया था और गांधी जी के पास ही आए थे। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले थे तो गांधी जी ने इनको साबरमती आश्रम में ठहराया था। फिर गांधी जी के साथ जो है यह दांडी से साबरमती से दांडी के लिए गए और धरसाना का पूरा जो है कहानी लिखे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों के साथ 2000 सत्याग्रही सरोजिनी नायडू इमाम के साथ, सर अली इमाम के साथ और मनीलाल जो गांधी जी के बेटे हैं के साथ गलत व्यवहार किया है। और कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत से संपादकीय घटनाओं का वर्णन किया है, लेकिन इस प्रकार की हिंसा घटना देखी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार का क्रूर व्यवहार इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा है। तो यह इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था। यह हो गया आपका। देखिए, गांधी जी का जो ये यात्रा था, दांडी यात्रा था, तो आप जाइएगा तंजौर में, तो तंजौर में भी जो है यात्रा किए थे, वेदारण्यम तक का यात्रा, तंजौर से वेदारण्यम तक का यात्रा। ये करने वाले थे आपको सी राजगोपालाचारी। जिसे गांधी जी साबरमती से गए थे दांडी, उसी प्रकार सी राजगोपालाचारी भी जो है दक्षिण भारत में तंजौर से वेदारण्यम तक का उन्होंने यात्रा किया था। इसको त्रिचनापल्ली भी कह सकते हैं। त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा, त्रिचनापल्ली से तमिलनाडु में है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा उन्होंने किया था। और मालाबार तट पर थे केक किलप्पन। इन्होंने भी जो है कालीकट से पयनूर तक यात्रा किया था, पयनूर तक का यात्रा किया था। गांधी जी के जो दांडी मार्च था उसी प्रकार से
श्री राजगोपालचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा किया, पैदल यात्रा किया और नमक कानून तोड़ा। समुद्र में जाके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। और के केलप्पन ने भी मालाबार तट पर कालीकट से पैमलौर तक यात्रा की और नमक कानून को इन्होंने भी तोड़ दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि 21 मई को जो है धरसाना का कांड हो गया 1930 को। इसका वर्णन तो मैं कर ही दिया धरसाना। देखिए, जो गांधी का दांडी यात्रा है, इसका प्रभाव अमेरिका में भी पड़ा। 1960 में मार्टिन लूथर किंग हुए अमेरिका में। मार्टिन लूथर किंग हुए और इन्होंने भी दांडी यात्रा की तरह अमेरिका में भी एक दांडी यात्रा, एक नमक मतलब इस प्रकार का यात्रा किया था। मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी से काफी प्रभावित थे। तो यही है। और दूसरा चीज यह है कि इस आंदोलन की अनुगुंज, समन्वय बंग आंदोलन की अनुगुंज बहुत जगह दिखाई दिया गया। जैसे कहां कहां दिखाई दिया तो उसका हम चर्चा आपको कर देते हैं। जैसे मणिपुर में रानी गेडेनलू थी। रानी गेडेनलू, रानी का उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने इनको दिया था। गेडेनलू इनका नाम था। ये नागा नेता थी। इन्होंने जिया तरांग आंदोलन चलाया था मणिपुर में। जिया तरांग आंदोलन ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही चला था और इनको 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जब देश स्वतंत्र हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको जेल से बाहर निकाला और रानी का उपाधि दिया था। 1929 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में 129 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये गांधीवादी नेता थे और गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार संस्था का स्थापना किया। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का स्थापना किया और लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट्स आंदोलन। ये गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से काफी प्रभावित थे और पठान, जो उस क्षेत्र में पठान रहते थे, उनको कहते थे कि आप गांधी जी के प्रभाव में आकर अपना व्यवहार जो है बदलिए और अहिंसक व्यवहार लाइए। पठानों में इन्होंने राष्ट्रीय एकता पैदा किया और विदेशी सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इनको एक किया कि आप ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाइए, है ना। और श्रमजीवी की जो लेबर है उसकी हालत में सुधार की भी इन्होंने मांग किया। श्रमजीवी की हालत में सुधार की मांग, यही 1929 में यह हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही यह सब घटनाएं हुई थी। और 1930 में चंदर सिंह गढ़वाली थे। चंदर सिंह गढ़वाली थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे, तो ब्रिटिश सेना में थे। तो इन्होंने पेशावर में 1930 में पेशावर में जो है ये जो खुदाई खिदमतगार या जो भी उस क्षेत्र के अंग्रेज सेना के विद्रोह में खड़े हुए थे, तो अंग्रेजी सेना ने कहा कि इन पर गोली चलाइए। तो चंदर सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे एक विचित्र घटना मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। मुजफ्फरपुर में सबसे एक विचित्र घटना देखने को मिली। वह घटना थी कि मुजफ्फरपुर में जेल में कैदी लोग क्या किए थे कि नंगा होकर हड़ताल कर दिए थे। नंगा प्रदर्शन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुजफ्फरपुर में जेल के कैदियों ने किया। बिहार में चौकीदारी कर आंदोलन चला। चौकीदारी कर नहीं देंगे, इसका आंदोलन चला था। बिहार में चला था। परीक्षा में पूछा जाए तो बिहार का ही नाम आएगा। बिहार में कौन कौन जगह आया था? सारण, बेगूसराय और मुंगेर में यहां पर चौकीदारी कर आंदोलन चला था। और बंगाल में भी चला था, ये वहां पर भी देखने को मिलता है। उसके बाद बंगाल में चला था यूनियन बोर्ड का आंदोलन। बंगाल में यूनियन बोर्ड का आंदोलन था। बिहार में आपका चौकीदारी का आंदोलन था और बंगाल में
यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन था, ये बंगाल में ही चला था। उसके बाद जंगल सत्याग्रह भी हम लोग को देखने को मिलता है। जंगल सत्याग्रह कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और कर्नाटक। जंगल सत्याग्रह जो है समन्वय अभियान आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, मध्य प्रांत में देखने को मिलता है और कर्नाटक में देखने को मिलता है। एक चीज याद हम आपको बताते हैं कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन में मुसलमान दूर रहे थे, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने गांधी जी का और समन्वय अवज्ञा आंदोलन का काफी समर्थन किया और उसमें उनकी अहम भूमिका थी खान अब्दुल गफ्फार खान का। खान अब्दुल गफ्फार खान का अहम भूमिका था, उसको उनको भारत रत्न भी दिया गया था बाद में, मतलब उनके योगदान को देखते हुए, है ना। मतलब पूरे भारत के मुसलमान जो है समन्वय अवज्ञा आंदोलन से दूर रहे, लेकिन उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमान गांधी जी को व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद करते थे और समन्वय अवज्ञा आंदोलन का काफी इन्होंने सपोर्ट किया था। समन्वय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सरोजिनी नायडू का नाम तो आप सुनते ही होंगे। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृत कौर, ये सभी महिलाओं ने जो है समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ कर जो है भाग लिया था। विनोबा भावे जो है पहली बार समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जेल गए थे। विनोबा भावे पहली बार समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जेल गए थे। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है परीक्षा में कि कौन सत्याग्रही पहली बार जेल गया था, तो विनोबा भावे पहली बार जो है जेल गए थे यही समन्वय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। देखिए बिहार में एक से एक बढ़कर महिला जो है स्वतंत्रता सेनानी रही है। उसमें प्रभावती देवी, सरला देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी। बिहार में एक से एक जो है बढ़कर आप कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर रही है, जो समन्वय अवज्ञा आंदोलन और बाद में भी बिहार के आंदोलनों में, स्वतंत्रता आंदोलनों में साथ साथ गई थी। तो प्रभावती देवी थी, सरला देवी थी, राजवंशी देवी थी, सुनीति देवी थी, राधिका देवी थी, ये लोग भी महिला फाइटर थी। और एक बात और, फिर जो है गांधी जी तो चल गए जेल में। जून 1930 में कांग्रेस और उसके समर्थक संस्थाओं को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। अब इसके बाद की जो घटना है आधुनिक भारत के इतिहास का, जून 1930 में कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध कर दिया और फिर जो आगे की घटना है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।